Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 7 Medieval India, the Cholas. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, द चोल आर्ट या चोला आर्ट। आर्ट का मतलब होता है बेटा कला, ठीक है। आर्ट कंसिस्ट ऑफ म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग। अब वो स्कल्पचर आप स्टोन का भी बना सकते हैं, ब्रोंज का भी बना सकते हैं, ठीक है। टेम्पल आर्ट भी बहुत फेमस था इस टाइम का। तो बेटा जब हम चोल आर्ट की बात करते हैं या चोला आर्ट की बात करते हैं तो ये फाइनेस्ट था, श्रेष्ठ था, बहुत श्रेष्ठ। मतलब इस टाइम में आर्ट में जो प्रोग्रेस हुई वो रिमार्केबल थी, मोस्ट एंड्योरिंग, बहुत लंबे टाइम तक चला, ठीक है। तो अगर हम चोल आर्ट की बात करें तो अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया के आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को बताता है चोला आर्ट। फिर से ध्यान से सुनना, अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया के आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को देखना है आपको तो आप किसको देखो, चोल आर्ट को देखो। तो आपको पता चलेगा कि भाई इतने समय पहले ये लोग इतनी अच्छी मूर्तियाँ कैसे बना लेते थे, इतना अच्छा म्यूजिक का नॉलेज इनके पास कैसे था, ठीक है। टेम्पल्स इन्होंने इतने बढ़िया कैसे बना लिए। तो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को दिखाता है चोल आर्ट किस टाइम के, अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया के, ठीक है। मिडिवल जो पीरियड था उस टाइम में साउथ इंडिया में सबसे बेस्ट आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को देखना है तो किसको देखोगे बेटा, चोल आर्ट को देखोगे या चोला आर्ट को देखोगे। अब बेटा इतने बढ़िया आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को इन लोगों ने हासिल किया था, इतना बढ़िया आर्ट में ये काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें पैट्रोनेज मिला होगा, कोई आश्रय मिला होगा, कोई संरक्षण मिला होगा। बेटा अगर कोई एक व्यक्ति म्यूजिक के मास्टरपीस को बनाता है, पेंटिंग के मास्टरपीस को बनाता है, मतलब उसने अपने एफर्ट्स और टाइम को दिया है, ठीक है। तो जब एक पेंटिंग बनाने में मैं अपना इतना टाइम, इतना एफर्ट लगा देती हूँ तो मेरी लाइवलीहुड, खाने पीने का जरिया कहाँ से आएगा बेटा, इस पेंटिंग को बेचकर। पर जब तक ये पेंटिंग बन रही है, जब तक मेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी। तो इसकी चिंता ना कोई पेंटर, ना कोई म्यूजिशियन, ना कोई स्कल्पचर करे। इसलिए चोला डायनेस्टी के जो राजा वगैरह होते थे ना, वो अपना संरक्षण, अपना आश्रय इन आर्टिस्ट को दे देते थे कि भाई आप बिल्कुल लाइवलीहुड की चिंता मत करो, आपके खाने के, पीने का, रहने का सबका इंतजाम हम करेंगे, आप तो बस अपने मास्टरपीस को बनाने में लग जाओ। तो यही आगे वाली लाइन कह रही है कि इट डेवलप्ड, चोला आर्ट या चोल आर्ट डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज। पैट्रोनेज मतलब संरक्षण, आश्रय, पना, है ना। तो ये डेवलप हुआ है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोल डायनेस्टी, जो तमिल रीजन के बहुत बड़े पार्ट को रूल कर रही थी। तमिल रीजन के बहुत बड़े पार्ट को रूल कर रही थी चोल डायनेस्टी। और इसने बहुत सारे आर्टिस्टों को कहा था आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह के अपने आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के ऊपर ध्यान दें, बाकी सारा जो आपका नीड है वो हम पूरा करेंगे। और बेटा चोल डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस श्रीलंका के ऊपर भी था, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर भी था। कब से कब तक, 9th से 13th सेंचुरी सी तक। कॉमन एरा की अगर हम बात करें तो 9th से 13th सेंचुरी तक, 9th से 13th सेंचुरी तक श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक इन्फ्लुएंस था हमारी चोल डायनेस्टी का। अगर मैंने ये 13 को पहले कुछ और बोला हूँ ना जल्दी जल्दी में तो ध्यान रखना बेटा। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक हमारी चोल डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस तमिल पे तो था ही था, तमिल रीजन पे, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में भी था, ठीक है। और बेटा कोई राजा भी म्यूजिशियंस को, डांसर्स को, पेंटर्स को, स्कल्पचर्स को संरक्षण कब दे सकता है, तब वो खुद पीस में हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सारी चीज़ें सही तरीके से जा रही होगी, तभी तो राजा म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, स्कल्पचर देखने में इंटरेस्टेड होगा। अगर उसके राज्य में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो क्या वो इन चीज़ों पे ध्यान देगा, बिल्कुल नहीं बेटा। तो ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट उस टाइम में आर्ट में हम लोगों ने हासिल, मतलब चोल डायनेस्टी के अंदर जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने हासिल किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
ठीक है, एक राजा जो रूल करना स्टार्ट करता था तो अच्छे लंबे टाइम तक वो रूल करता था, और अपने रूल के दौरान वो अपनी किंगडम में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाता था, आर्थिक समृद्धता। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं था किसी चीज़ का कि आज ये नहीं है कल वो नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा था, ट्रेड अच्छा हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड में ये थे, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। अब जितना ज़्यादा व्यापार वाणिज्य करोगे भाई प्रॉस्पेरिटी आएगी। और व्यापार वाणिज्य कब होगा? जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, आपके पास माइंस होगी, तो इनके पास माइंस भी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इनका अच्छा कर रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड ये लोग कर रहे थे, इंटरनल ट्रेड इनका बहुत स्ट्रांग था। अच्छा चलो, आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एक चीज़ और क्या चाहिए? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग था, जिसको हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया। ठीक है, तो चोल पीरियड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, और इसी कारण आर्ट ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की। क्लियर है? चले आगे। अगर हम चोल पीरियड की बात करें तो चोल पीरियड में जो आर्ट था, जो कला थी, जैसे म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था, इंटरट्वाइन था। इंटरट्वाइन का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ होना। किसके साथ ये आपस में जुड़ा हुआ था? रिलीजन, मतलब धर्म के साथ। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जब चोल पीरियड था तो जो आर्ट था वो बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइन था, किसके साथ? धर्म के साथ। इंटरट्वाइन का मीनिंग क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ होना। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ था, और स्पेशली किससे? सैविज्म से। सैविज्म बोले तो शिव जी की आराधना, शिव जी की भक्ति जो थी उसको क्या कहा गया? शैविज्म। तो ये शैविज्म से जुड़ा हुआ था। एंड टू अ लेसर एक्सटेंट वैष्णविज्म। वैष्णविज्म विष्णु जी की आराधना, और शैविज्म शिव की आराधना। तो ये बेटा बहुत हद तक शैविज्म से जुड़ा हुआ था, मतलब शिव जी से जुड़ा हुआ था, पर कुछ हद तक ये वैष्णविज्म से भी जुड़ा हुआ था, विष्णु जी से भी जुड़ा हुआ था, पर विष्णु जी से जुड़ा हुआ कम था, शिव जी से जुड़ा हुआ ज़्यादा था। तो चोल पीरियड में जो कला थी वो शिव जी से ज़्यादा जुड़ी हुई देखा हमने एज कंपेयर टू विष्णु जी से। ठीक है, मतलब कला और धर्म आपस में जुड़े हुए थे। जो मंदिर बनाए गए ना बेटा इस टाइम में, वो सिर्फ वो प्लेसेस नहीं होते थे जहाँ पूजा हो रही है, पर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ का भी सेंटर हुआ करते थे। मैं फिर से बोलूँगी, अगर हम चोल पीरियड की बात करते हैं तो चोल पीरियड में जो आर्ट था वो एसोसिएटेड था, वो इंटरट्वाइंड था, वो आपस में जुड़ा हुआ था धर्म के साथ। और धर्म में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? शैविज्म, शिव के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ था, विष्णु जी के साथ भी जुड़ा हुआ था, वैष्णविज्म के साथ भी जुड़ा हुआ था, पर थोड़ा सा कम। इस टाइम में जो मंदिर होते थे बेटा, सिर्फ ये पूजा अर्चना की जगह नहीं होती थी कि यहाँ कर्मकांड हो रहे हैं, पुराण हो रहे हैं, भागवत हो रही है, पूजा पाठ हो रही है, ऐसा नहीं था। ये सेंटर्स हुआ करते थे सोशल एक्टिविटी के, सामाजिक जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उस टाइम में, कल्चर से जुड़े हुए थे, कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी, इकोनॉमिक लाइफ से भी जुड़े हुए थे। तो एक व्यक्ति के लाइफ का हर एस्पेक्ट मंदिर से जुड़ा हुआ था, भले वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो। सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक। ठीक है, और बेटा मंदिरों को बनवाने, मंदिरों की देखरेख में भी रॉयल पैट्रोनेज का बहुत बड़ा हाथ था। बड़े बड़े जो राजा होते थे, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा पैसा मंदिरों को दान में देते थे, जिससे मंदिर में कंटिन्यूसली भोग लग पाए, वो भोग इतने सारे लोगों को बट पाए, मंदिरों की देखरेख हो पाए, वहाँ पुजारी को पे किया जा सके, और वो बहुत सारे लोग जो मंदिरों से जुड़े हैं, मंदिरों के लिए सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉयल पैट्रोनेज का एक इम्पॉर्टेंट या मेजर रोल था। तो बेटा रॉयल पैट्रोनेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। रूलर्स जैसे राजा राजा चोलावन या राजा राजा चोलवन, राजेंद्र चोलवन, राजेंद्र चोलावन या राजा राजा चोलावन, इन्होंने बड़े बड़े स्टोन टेम्पल्स बनवाए, उसके अंदर ब्रोंज की इमेजेस लगवाई, म्यूरल्स, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगवाई, और इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब कि
किसी भी हार्ड सरफेस पे जब आप लोग लिखते हो ना बेटा, तो उसी को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो रॉयल पैट्रनेज की मदद से मंदिरों की देखरेख होती थी, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। दो महान सम्राट के नाम यहाँ दिए हैं, राजा राजा चोलावन, राजेंद्र चोलावन। इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए स्टोन के, और उनमें स्टोन के मंदिर बनवा के ब्रोंज की इमेजेस वहाँ पर लगवाई, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाई, और वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस भी लगवाए। मतलब जिससे लोगों को चोल साम्राज्य के बारे में, मंदिरों के बारे में, भगवान के बारे में पता लग पाए। अब बेटा जब हम चोल टेम्पल को देखते हैं, वहां पर जो आर्ट वर्क हुआ है उसको देखते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है दो चीजें। एक तो पहली कि जो राजा हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, उनका डीप स्पिरिचुअल डिवोशन भी था, वो भगवान में मानते थे, है ना, भगवान की शक्ति में उनका प्रॉपर बिलीव था। दूसरा, उनको ये भी इच्छा थी कि जो इस मंदिर को देखे वो इंपीरियल पावर को समझे, रॉयल प्रेस्टीज बन जाएगी। अगर हम कोई बड़े से मंदिर में बहुत ज़्यादा दान देते हैं, मंदिरों को बनाते हैं, तो इससे हमारी प्रेस्टीज, हमारे फाइनेंसिस का पता चलता है ना, हमारी पावर का पता चलता है। भाई आज व्यक्ति एक घर नहीं बना पा रहा है ना, तो उस टाइम में राजे महाराजे जब बड़े बड़े मंदिर बना देते थे, जितना बड़ा मंदिर होगा उतनी राजा का मतलब ऐसा बोलते थे कि उसकी ट्रेजरी भी उतनी बड़ी होगी, तभी तो इतने बड़े खजाने में से इतना बड़ा हिस्सा निकाल के उसने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। समझ रहे हो ना, कि आज भी अगर कोई मंदिर बनवा रहा है तो वही व्यक्ति बनवा पा रहा है ना जिसके पास पैसा है। तो रॉयल प्रेस्टीज को दिखाते थे मंदिर, रॉयल इंपीरियल पावर को दिखाते थे मंदिर। अगर हम चोल आर्टिस्ट की बात करें तो इन्होंने अचीव किया था रिमार्केबल बैलेंस को, किसमें, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अब आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, आदर्शवाद, और रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद। जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको अगर कॉपी कर लोगे तो वो रियलिज्म है। और आइडियलिज्म मतलब सब कुछ इमेजिनरी पावर पे बेस्ड है, ठीक है। तो जब हम चोला आर्टिस्ट के काम को देखते हैं तो हमें एक परफेक्शन, टेक्निकल परफेक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि इन्होंने हर चीज़ में इमेजिनरी पावर का यूज़ नहीं किया, और हर चीज़ में बिल्कुल 100% रियलिज्म का यूज़ भी नहीं किया कि जैसा ह्यूमन था वैसे ही भगवान बना दिए, ऐसा भी नहीं किया। इनका जो काम था उसमें हमें टेक्निकल परफेक्शन देखने को मिलता है, हारमोनियस प्रोपोर्शंस देखने को मिलते हैं, रिदमिक मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, रिफाइंड ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब इन लोगों ने अपने काम को इस तरीके से बैलेंस बना के किया कि इनके मंदिरों में अगर आप जाके मूर्तियों को देखोगे ना, तो वो ऐसा भी नहीं देख के लगेगा कि ये पूरी इमेजिनरी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ना ही तो वो पूरी ह्यूमन लाइक दिखेगी कि यार ये तो इंसान ही है। इसमें एक परफेक्ट बैलेंस इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब एक एक करके ये वर्ड्स को हम समझते हैं बेटा। टेक्निकल परफेक्शन का मतलब ये है कि स्किल्स और एक्यूरेसी दोनों का गजब का यूज़ किया है ना। ग्रेट स्किल्स, ग्रेट एक्यूरेसी का यूज़ करके इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं। अब हारमोनियस प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जो भी मूर्ति बनाई है वो एकदम राइट प्रोपोर्शन में बनाई है, हर बॉडी पार्ट बिल्कुल रियल दिखाई पड़ता है। ऐसे नहीं लगता है कि यार हमारी आंखें तो ऐसी हैं, भगवान की आंखें ऐसे कैसे बन गई। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस को स्ट्राइक किया है, हर बॉडी पार्ट करेक्ट प्रोपोर्शन में बना है, हारमोनियस प्रोपोर्शंस, ठीक है। रिदमिक मूवमेंट, हर मूर्ति को जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है हमें ये अब उठेंगी, ये अब बोल सकती हैं, ये अब मूव कर सकती हैं, है ना, कुछ इस तरीके से बनाया गया। लास्ट, रिफाइंड ऑर्नामेंटेशन, मूर्तियों को जिस तरीके से कपड़े पहनाए गए, जो ज्वेलरी उन्हें मतलब पहनाई गई, वो सब कुछ भी एकदम परफेक्ट थी। और बेटा एक बार चोल राजाओं ने पैट्रोनेज दे करके अपने आर्टिस्ट के स्किल्स को इस हद तक डेवलप कर लिया ना, तो इसका फ़ायदा उसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिला बेटा, बाद में भी जब साउथ इंडिया में दूसरे टेम्पल्स वगैरह बने ना, तो उसमें भी हमें झलक दिखती है चोल पीरियड की। भाई चोल राजाओं ने ये काम अच्छा किया कि स्किल सेट इतना ऊपर कर दिया, बेंचमार्क इतना हाई कर दिया कि बाद में मंदिर उससे और अच्छे ही बनाए जाए, है ना। कहीं पर भी कुछ ऐसा ना दिखाई पड़े यार देख के ऐसा लगे कि क्यों बना दिया।
जो काम चोल राजा कर गए, क्या काम कि इन्होंने पेट्रोनेज दिया किसको, स्कल्पचर्स को, म्यूरल बनाने वालों को, तो वो अपने टाइम में बहुत अच्छा काम कर गए क्योंकि उन्हें उनकी रोजी रोटी की चिंता नहीं थी, खाना कहाँ से आएगा, उन्हें पता था राजा सब व्यवस्था कर देंगे, हमें हमारे स्किल सेट को डेवलप करना है। तो उन्होंने अपने स्किल सेट को इस तरीके से डेवलप किया कि बेटा उसका इन्फ्लुएंस हमने बाद तक जो साउथ इंडियन टेम्पल्स बने उनमें भी देखा कि लोगों को समझ में आ गया भाई मंदिर बने तो ऐसा बने, इससे अच्छा ही बने, इससे खराब कुछ बनना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन लेटर साउथ इंडियन आर्ट एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। बाद में साउथ इंडिया में जो आर्ट आया, टेम्पल आर्किटेक्चर जिस तरीके से डेवलप हुआ, उसमें अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हम देखते हैं चोल पीरियड में बने हुए मंदिरों का, चोल पीरियड में जो आर्ट डेवलप हुआ उसका। बेटा जब जब आप इंडियन आर्ट की हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, चोल आर्ट हमेशा सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, हमेशा इंडियन आर्ट की हिस्ट्री में चोल पीरियड सेंट्रल प्लेस पे होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा चोल टेम्पल्स को, चोल मंदिरों को, उस टाइम में जो मंदिर बने उनके आर्किटेक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो चोल टेम्पल्स थे वो द्रविडियन स्टाइल में बने, है ना। साउथ इंडिया में टेम्पल बनाने का जो स्टाइल है उसे द्रविडियन स्टाइल कहते थे। एट द हार्ट ऑफ टेम्पल लाइज गर्भगृह, सेंटर में, हार्ट में, मंदिर के सेंटर में, मंदिर के हार्ट में, मतलब सेंटर प्लेस को आप बोलोगे ना हार्ट, वहाँ पे गर्भगृह होता था, द सैंक्टम, जहाँ पर मेन डाइटी इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, जहाँ पर मेन डाइटी इंस्टॉल्ड होती है उसे सेंक्टम कहते हैं या गर्भगृह कहते हैं। तो बेटा जहाँ पर गर्भगृह होता है उसके ऊपर ही विमान होता है जो किस शेप का होता है, पिरामिडल, है ना, पिरामिड जैसा होता है, वैसे पिरामिड शेप का टावर होता है और ये चोल टेम्पल का स्ट्राइकिंग फीचर होता है। जो विमान है उसके ऊपर एक राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं शिखर, डोम की तरह स्ट्रक्चर होता है। फाइनली जो टॉप होता है उसके ऊपर कलश होता है ना, जो किसका सिंबल होता है बेटा, फिनील। ठीक है बेटा, इन फ्रंट ऑफ सेंक्टम, सेंक्टम के सामने अर्ध मंडप होता है, अर्ध मंडपम होता है, और इस अर्ध मंडप से आप आगे जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा मंडपम मिलेगा जिसमें पिलर्स होंगे, और इस हॉल का यूज़ होता है रिचुअल्स के लिए, असेंबलीज के लिए, मंदिरों में जो सेरेमनीज होती हैं उसके लिए। देखो गर्भगृह बहुत बड़ा नहीं होता, गर्भगृह छोटा ही होता है। गर्भगृह के सामने, सैंक्टम के सामने आपको अर्ध मंडप दिखेगा, और अर्ध मंडप से आप जब निकल के जाएंगे तो आपको एक स्पेशियस मंडपम दिखेगा, स्पेशियस मंडप दिखेगा जिसमें बहुत बड़े बड़े पिलर्स होंगे, वहीं पे सारे रिचुअल्स और असेंबलीज हो रही होंगी। सैंक्टम के आसपास, सैंक्टम के चारों तरफ, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं, जहाँ पर हम ऐसे चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, परिक्रमा पूरी करते हैं। तो सराउंडिंग द सेंटम इज द प्रकरा और प्रदक्षिणा पाथ। ये एक एनक्लोज्ड कॉरिडोर होता है जो सर्कम एम्बुलेशन के लिए होता है, मंदिरों के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए होता है। जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं उनमें नंदी मंडपम भी होता है, ये नंदी मंडप भी होता है, हाउसिंग ऑफ सेक्रेड बुल, नंदी होते हैं ना, हम लोग शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं तो पहले नंदी जी ही मिलते हैं ना। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं उनमें नंदी के लिए अलग से मंडप होता है, हाउसिंग द सेक्रेड बुल नंदी फेसिंग द मेन श्राइन, और वो किसको फेस करता है, मेन श्राइन को। और बेटा जो बेस्ट एग्जाम्पल है चोल टेम्पल का वो है बृहदेश्वर और शिव टेम्पल जो थंजावुर में है, जिसे चोल किंग राजा राजावन ने बनाया था। राजा राजावन जो कि चोल किंग थे, उन्होंने थंजावुर में शिव टेम्पल बनाया था, शिव जी का मंदिर बनवाया था जिसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। ये बेस्ट एग्जाम्पल है चोल टेम्पल्स का। बहुत ही इट इज़ अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा पीस है ये मंदिर। इसका जो टॉप है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से बना हुआ है, 25 फीट ऊंचा है और 80 टन उस सिंगल ब्लॉक का वजन था। ठीक है, इट्स टॉप इज क्राउन विथ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, एक सिंगल पत्थर जिसकी हाइट 25 फीट है और वजन 80 टन है, उससे बनाया गया है इसके स्टेयरकेस को।
क्राउन को, इसके टॉप को। एक और टेम्पल है जो भी चोल राजाओं ने बनाया है अपनी कैपिटल गंगाकोंडा चोलापुरम में। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चोल आर्किटेक्चर का। इसकी जो दीवारें हैं, इस मंदिर की जो दीवारें हैं वो हैवीली डेकोरेटेड है। कार्व्ड इमेजेस है उसमें देवता और देवियों की। देखो बेटा, मंदिर की दीवारें हैं और वहां पर कार्विंग की गई है, उकेरा गया है देवी और देवताओं को। हार्ड सरफेस पे जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसको कार्विंग कहते हैं, है ना। तो एक और चोला टेम्पल है जिसके रिगार्ड में आप पढ़ रहे हैं, जो गंगाईकोंडा चोलापुरम में है, उनकी कैपिटल। देयर इज अनदर टेम्पल बिल्ड बाय चोलाज इन देयर कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चोला आर्किटेक्चर का। इस मंदिर में बहुत हैवी डेकोरेशन किया गया है दीवारों पे देवी और देवताओं की जो इमेजेस हैं उन्हें उकेरा गया है। जो डिज़ाइन और पेंटिंग है दीवारों पर, वो बहुत बढ़िया स्पेसिमेन है आर्ट का, कला का। अब बेटा हम चोल स्कल्पचर को पढ़ेंगे। तो जो चोल राजा थे उन्होंने ब्रोंज स्कल्पचर बनाए, जिसमें भी आपको आर्टिस्टिक स्किल्स भर भर के देखने को मिलेंगे कि भाई मेटल में भी ये लोग इतना अच्छा काम कर लेते हैं। तो जो चोल के ब्रोंज स्कल्पचर्स हैं वो हाईएस्ट लेवल का आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट प्रेजेंट करते हैं कि भाई मेटल्स में भी इन्हें काम करना आता था। ये जो इमेजेस हैं ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ही डेलिकेट डिटेलिंग हो पाती थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब बेटा अगर हम बात करें कि ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, तो पहले क्या करते थे, हम मोम की एक मूर्ति बना ले रहे हैं, ठीक है। अब ये मोम की मूर्ति बनाने में एक अच्छी बात ये है कि वैक्स बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आप बहुत डेलिकेट डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं, ना। तो आपने ये डिज़ाइन बना ली। अब बनाने के बाद इसको पूरा मिट्टी से कवर कर दो, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ देना यहाँ पर, कहीं पर भी मिट्टी से कवर कर दिया। जब आपने इसको मिट्टी से कवर किया तो वो जो वैक्स का डिज़ाइन था वो पूरा मिट्टी के ऊपर आ जाएगा। फिर आप इसको गर्म करके पूरी वैक्स को बाहर निकाल दो। अब ये खाली जगह बची है, इसमें आप मेटल को गर्म करके डाल दो। तो जब आप मिट्टी को हटाएंगे और मेटल निकालेंगे बाहर, तो वो मेटल क्या बन चुका होगा, एक सुंदर सी मूर्ति। आई बात समझ में? जिसको नहीं समझ में आया वो देखो, मैंने ऐसे एक 3D ट्राइंगल बना लिया। अब इसके ऊपर चारों तरफ मैंने मिट्टी लगा दी, तो अब ये ट्राइंगल का शेप जो था उसको मिट्टी ने कवर किया, मतलब मिट्टी के अंदर वो ट्राइंगल का शेप आ गया। अब मैंने गर्म करके इस वैक्स को यहाँ से निकाल दिया, फिर इसके अंदर क्या पोर कर दिया, इसके अंदर उतनी ही खाली जगह है ना जितने में ट्राइंगल था वैक्स का, मेटल डाल दिया। अब आप जब इस मिट्टी को हटाओगे तो आपको मेटल का ट्राइंगल मिल जाएगा। और बेटा जब आप वैक्स से के साथ काम करते हो ना, मोम के साथ काम करते हो, तो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप डिटेल डिज़ाइन बना लो, डेलिकेट डिटेलिंग उसके ऊपर कर लो। जो मोस्ट सेलिब्रेटेड इमेज है वो नटराज की इमेज है, जिसमें शिव जी को दिखाया गया है एज कॉस्मिक डांसर। इस फॉर्म में जो शिव जी हैं उन्होंने, शिव जी के हाथों में आर ग्लास है, और आर ग्लास कुछ नहीं बेटा, डमरू। हम देखते हैं ना शिव जी को जहाँ जहाँ दिखाया जाता है उनके हाथ में डमरू होता है। डमरू ही है क्या, आर ग्लास शेप ड्रम, जिसे हम डमरू कहते हैं, इनके एक हाथ में है, जो सिंबलाइज करता है क्रिएशन के रिदम को। डमरू किसको सिंबलाइज करता है, किसको दिखाता है, क्रिएशन के रिदम को। जो अग्नि है जिसे हम फायर भी कहते हैं, वो दूसरे हाथ में है, जो डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करती है। क्रिएशन के रिदम को, क्रिएशन को दिखाने के लिए डमरू है, वहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए अग्नि है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में दिखाई देता है, ठीक है। अभय मुद्रा मतलब ये अपने डिवोटीज को प्रोटेक्शन देने में पूरे सक्षम है। अभय मुद्रा में इनका एक हाथ दिखाई देना ये कहलाता है कि भाई ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे अपने डिवोटीज को। बेटा एक पैर जो है वो उनका रेज्ड है, उठा हुआ है। ये किसको दिखाता है, लिबरेशन या मोक्ष को। दोनों एक ही चीज है, अल्टीमेट गोल को अचीव कर लेना, जन्म मरण की साइकिल से छूट जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, है ना।
तो एक पैर उनका सिग्निफाई कर रहा है, बता रहा है कि मोक्ष को भी आप प्राप्त कर सकते हो, जबकि कि उनका जो दूसरा पैर है वो आप स्मारा मतलब एक राक्षस था उसको कुचल रहा है। द डॉर्फ सिंबलाइजिंग इग्नोरेंस, भाई जो लोग होते हैं ना जिनमें अज्ञानता होती है उसको दिखा रहा है। दूसरा पैर उसे कुचल रहा है, किसको? अज्ञानता को, इग्नोरेंस को। किसके फॉर्म में? एक राक्षस के फॉर्म में, एक बौने राक्षस के फॉर्म में, जिसका नाम है, फिर से सुनो क्या बोला गया है, कि जो दूसरा पैर है उनका वो कुचल रहा है, क्रश कर रहा है, किसको? अपस्मारा को। अपस्मारा कौन है? एक बौना राक्षस है, ठीक है, जो किसको सिंबलाइज करता है? इग्नोरेंस को, आध्यात्मिक अज्ञानता को दिखाता है, ठीक है। और बेटा इसको सराउंड करती हुई क्या भी दिखाई है उसमें? प्रभा मंडल, मतलब जो शिव जी की मूर्ति है उसको सराउंड करता हुआ क्या दिखाया है? उनका प्रभा मंडल। अ सर्कल ऑफ फ्लेम्स रिप्रेजेंटिंग कॉस्मिक एनर्जी, एक फ्लेम्स का सर्कल दिखाया गया है जो कॉस्मिक एनर्जीज को दिखाता है। कॉस्मिक एनर्जी बोले तो इनविजिबल लाइफ फोर्स, ठीक है। और बेटा जो उनके उड़ते हुए बाल दिखाए गए हैं, फ्लोइंग एयर दिखाए गए हैं, बैलेंस पोस्चर जो दिखाया है, ये मूवमेंट को कन्वे करता है, ग्रेस को कन्वे करता है, डिवाइन पावर की बात करता है। जो बाल उड़ रहे हैं, जो बैलेंस पोस्चर है, ये मूवमेंट को, ग्रेस को, डिवाइन पावर को कन्वे करता है कि भाई इनमें कोई दैवीय शक्ति है, बहुत ग्रेस है इनके अंदर। ग्रेस आप सब जानते हो, है ना। और ये मूवमेंट को कन्वे कर रहा है। And made the Chola bronze both spiritual icons and masterpiece of art। और चोल पीरियड में ये जो स्कल्पचर बना है, ये स्पिरिचुअल आइकॉन भी बना है बेटा, और आर्ट का मास्टरपीस भी बना है। कला का सबसे उच्चतम पीस भी यही है। साथ ही ये स्पिरिचुअल आइकॉन में आप देखो ना कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है इसको। ये है अपस्मार, जो इग्नोरेंस को दिखाता है, एक बौना राक्षस। ये क्या है? इनके ऑरा को दिखा रहा है, या ऑरा नहीं बोले हम तो क्या बोलेंगे इसको? प्रभा मंडल, है ना। आग की लपटों की तरह दिखाई दे रही है। उनके उड़ते हुए बाल मूवमेंट को शो कर रहे हैं, है ना। एक पैर ऊपर है जो मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहा है। हाथों में डमरू है। बेटा जब चोल राजा रूल कर रहे थे, चोला एम्पायर था, तो उस टाइम हमने देखा मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई गई। तो अगर हम चोल राजाओं के समय के स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की बात करें तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? मंदिरों की दीवारों में, पिलर्स में, निशेस में, ठीक है। दीवार और पिलर्स तो आपको पता है ये क्या होता है? निशेस, ताक, कहीं कहीं पे इसे आला भी कहते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये घर की दीवार है और दीवार पे यहाँ पर एक इस तरीके से बना हुआ होता था जिसमें आप कोई भी सामान रख सकते थे छोटा मोटा। हम लोगों का जो गांव वाला जो घर था उसमें हर रूम में, हर दीवार पे दो दो तीन तीन ताक बने हुए होते थे। और हम इसमें बेसिकली क्या रखते थे? चिमनी, मतलब वो लालटेन वगैरह, है ना। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब हम लोग छोटे थे, गाँव जाते थे तब। और आप कुछ भी रख सकते हो, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में आला। ये दीवार के अंदर ही बना हुआ होता था, ठीक है। चलो, जो स्कल्पचर्स होते थे, जो मूर्तियाँ होती थी, छोटी वाली मूर्तियाँ, उन्हें देव कोष्ठ में भी रखा जाता। देव कोष्ठ क्या है? शंकन वॉल स्पेसेस ऑन आउटर वॉल्स ऑफ सैंक्टम, मंदिर के बाहरी जो दीवारें हैं, जिसको हम निश्चित कह रहे हैं, ताक कह रहे हैं, आला, वही देव कोष्ठ भी होता है, ठीक है। अब भाई घर में निश्चित बनाए गए हैं, उस दीवार के उस प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हो, पर मंदिरों में बना है तो उसे देवकोष्ठ कहा जाता है, और उसमें भी भगवान की मूर्तियाँ ही रखी जाती हैं। मंदिर जो सैंक्टम है, गर्भगृह है, उसके बाहर की दीवारों पे देवकोष्ठ बने होते थे और देवकोष्ठों में मूर्तियाँ रखी होती थी। फिर से मेरी बात सुनो बेटा, अगर घर में बनाया गया है तो उसे आप ताक बोल रहे हो, आला बोल रहे हो, निशिस बोल रहे हो, पर वही मंदिर में बना है तो आप उसे देवकोष्ठ बोल रहे हो। देवकोष्ठ बोले तो शंकर वॉल स्पेसेस जो आउटर वॉल में थी, सैंक्टम, गर्भगृह के बाहर। ईच हाउसिंग अ डाइटी फिगर, और सब
आलों में, सब ताकों में या सब देवकोष्ठ में भगवान की मूर्ति रखी होती थी। एक डाइटिफिकर होता था, डीटी हो, और बेटा बहुत बड़े बड़े पैनल्स की तरह होते थे। उन पे देवी और देवताओं के सीन्स को दर्शाया जाता था। संत, डांसर, म्यूजिशियंस, इनके सीन्स को दिखाया जाता था। कई बार पुराण से कोई सीन ले लिया, एपिक से कोई सीन ले लिया, महाभारत या रामायण से, वो भी इन पैनल्स पे दिखाया जाता था। जो फिगर्स होते थे वो बहुत ही बारीकी से कार्व्ड किए जाते थे, और उसमें बॉडी जो प्रपोर्शन होता था वो बिल्कुल नेचुरल होता था। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी होती है वैसे के वैसे ही देवी देवताओं, म्यूजिशियन, डांसर्स को दिखाया जाता था। अब ऐसा नहीं कि 1 किलो के मुंह पे 4 किलो की नाक बना दी हो, 6 किलो की आंखें बना दी हो, ऐसा नहीं। नेचुरल बॉडी प्रोपोर्शन होता था। एक्सप्रेशंस बहुत सॉफ्ट दिखाई देते थे। रिदमिक मूवमेंट का एक सेंस आपको नज़र आता था। बहुत बढ़िया डेकोरेटिव डिज़ाइंस बनाई जाती थी, है ना। देखो कई बार हम चांद सितारे बना के बॉर्डर को डिज़ाइन कर देते हैं, कई बार फूल पत्तियां बना के, तो फ्लावर मोटिव्स, जियोमेट्रिक पैटर्न्स या ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स बनाई जाती थी जिससे ब्यूटी बढ़ जाए। और बेटा यहाँ पैनल से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये वो पैनल नहीं है। पैनल का मतलब एक ऐसी दीवार है ना, जहाँ पर हमने अपने देवी देवताओं को उकेर दिया है या म्यूजिशियन डांसर्स के पिक्चर बना दिए। तो पैनल मतलब आप दीवार ही समझो, है ना। ऐसा कोई फ्लैट स्टोन वगैरह रखा होगा, वो उसको बहुत प्यारे तरीके से सजाते थे। उसके ऊपर फ्लावर बॉर्डर, फ्लावर मोटिव्स लगाए जाते थे, मतलब डिज़ाइन बनाई जाती थी। ठीक है, एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है ऐसे डिटेल्ड स्टोन कार्विंग का, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा। अगर आपको ये सुंदर ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स देखनी है, फ्लावर मोटिव से कैसे सजाया गया था ये देखना है, तो आप ऐरावतेश्वर टेम्पल चले जाएं, है ना। कुंभकोणम टेम्पल चले जाएं, जहाँ पर स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बढ़िया मर्ज आप देखते हैं। ऐसा मर्ज जो बिल्कुल सीमलेस दिखाई पड़ता है, फ्लो ही दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की, मतलब चित्रकला की। तो बेटा चोल पीरियड में या चोला पीरियड में जो पेंटिंग बनी वो भी इम्पॉर्टेंट थी, पर वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, उतनी ज़्यादा नोन नहीं थी। बहुत सारी सर्वाइविंग पेंटिंग्स की अगर आज हम बात करें तो वो 11वीं सेंचुरी की है, और वो भी बेचारी कहीं ना कहीं नीचे दब गई हैं। दीवारों पर बाद में जो पेंटिंग्स बनाई गई उसके नीचे उन्हें दबा दिया गया। और ये कहाँ पर देख सकते हो आप, बृहदेश्वर टेम्पल में। बृहदेश्वर टेम्पल में जो आज पेंटिंग्स लगी हुई हैं उनके नीचे दीवारों में कहीं दब गई हैं ये पुरानी पेंटिंग। ये जो म्यूरल्स थी, अरे इन्हें बनाया गया था किससे, लाइम पेस्टर्ड सरफेसेस पे यूजिंग फ्रेस्कोस टेक्निक। होता क्या है, पहले मैंने यहाँ एक लाइम का प्लास्टर कर दिया, और अब उस प्लास्टर पे मैं खुरच खुरच के अगर कोई डिज़ाइन बनाती हूँ तो इसको ही कहते हैं फ्रेस्को टेक्निक। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसका वीडियो देखना, फ्रेस्को टेक्निक का पता चल जाएगा। देखो पहले हमने पूरा एक सरफेस बनाया, यहाँ पे लाइम प्लास्टर कर दिया, और जब ये गीला था तभी हमने इस पे डिज़ाइन बनाने चालू कर दिए, है ना। फ्रेस्को टेक्निक का यूज़ हुआ है। बेटा ये जो पेंटिंग्स है ये मेनली शो करती है रिलीजियस थीम्स को, पुराण के स्टोरीज को। पोर्ट्रेट्स ऑफ शिव सेंट्स कॉल्ड नैनार्स। नैनार्स किसको कहते हैं, शिव शैविज्म में जो संत हुए उनको, शैव संत को, है ना। तो उनके पोर्ट्रेट भी देखने को मिलेंगे। ये जो फिगर्स हैं उनमें सॉफ्ट आउटलाइंस की गई हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी बताई गई हैं, एक्सप्रेशन एकदम काम रखा गया है, शांत रखा गया है। नेचुरल कलर्स का यूज़ हुआ है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, है ना। और जो पेंटिंग्स है बहुत सिंपल है और ग्रेसफुल है। बेटा ये बात यहाँ पर याद रखना, नैनार हम किसको कहते हैं, शिव भक्तों को। ठीक है, तो जो पुराण्स हैं उनकी स्टोरी दिखाई गई है, शैव संतों के जिन्हें नैनार कहते थे, नैनार, उनके पोर्ट्रेट्स भी बनाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे डेकोरेटिव आर्ट्स। तो बेटा पेंटिंग के साथ साथ जो
चोलास थे, चोल थे, वो डेकोरेटिव आर्ट में भी बहुत कुशल थे, बहुत स्किल थे, ठीक है। उन्होंने मंदिरों में और ब्यूटी ही ऐड की, मंदिरों को बहुत डिफरेंट टाइप से डेकोरेट किया। देखो, एक व्यक्ति ने स्कल्पचर बना दिया, मूर्ति बना दी, किसी ने फ्रेश पोज कर दिए, पर अब उस मंदिर को और सजाना है और डेकोरेट करना है, तो उसके लिए भी वहाँ पर आदमी थे जो बहुत स्किल थे डेकोरेशन में। डेकोरेटिव डिज़ाइन आपको पिलर्स पे मिलेगी, सीलिंग्स पे मिलेगी, दरवाज़ों पे मिलेगी, दीवारों पे मिलेगी। देखो बेटा, डेकोरेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो कई बार डेकोरेशन में फ्लावर्स बनाए जाते थे, ठीक है, ऐसे सुंदर सुंदर से फ्लावर। ये तो बहुत ही गंदा बना। कई बार क्रीपर्स बनाई जाती थी, है ना, लताएं, बेल बनाई जाती थी। कई बार कुछ पैटर्न्स बना दिए जाते थे इस तरीके के, है ना। और कई बार मिथिकल एनिमल्स बनाए जाते थे। मिथिकल नहीं, सॉरी, माइथिकल। माइथिकल एनिमल में आप यूनिकॉर्न लिख सकते हैं ना, यूनिकॉर्न जो वाइट कलर का हॉर्स होता है जिसका एक ही हॉर्न होता है। माइथिकल एनिमल्स को बनाया जाता था और दूसरे सेक्रेड सिंबल्स को बना दिया जाता था जो मीनिंगफुल भी हो और रिलीजियस आइडियाज़ को भी सिंबलाइज करे। डेकोरेशन बहुत केयरफुली किया जाता था, है ना। अरे, आर्ट को प्रॉपरली क्या किया जाता था? अरे, आर्ट को प्रॉपरली ब्लेंड किया जाता था आर्किटेक्चर के साथ, ठीक है। और ये दिखाता है कि चोल आर्टिस्ट का सेंस बहुत बढ़िया था जब बात बैलेंस और प्रोपोर्शन की आती है। आर्किटेक्चर भी अच्छा, आर्ट भी अच्छा, डेकोरेशन भी अच्छा। अब हम बात करेंगे मेटल वर्क की। अब हम बात करेंगे मेटल वर्क की। तो मेटल वर्क एक और इम्पॉर्टेंट डेकोरेटिव आर्ट था चोल राज्यों का, चोल साम्राज्य का, चोल कलाकारों का। बहुत सारे ब्रोंज स्टेच्यूज तो इन्होंने बनाए हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े क्राफ्टमैन थे उस टाइम के जो लैम्प्स बनाते थे, बैल बनाते थे, वेसल बर्तन बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे मंदिरों के उपयोग के लिए। ये जो ऑब्जेक्ट होते थे ये हमें दिखाते हैं कि कितने कुशल कारीगर हुआ करते थे, कितने स्किल्ड पर्सन हुआ करते थे, उनकी वर्कमैनशिप कितनी फाइन थी। चोल पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आर्ट्स हमें बताते हैं कि इन्होंने डिवोशन, ब्यूटी और क्राफ्टमैनशिप का कितना गजब का कॉम्बिनेशन बनाया था कि भाई लोग अपने आप को डिवोट कर रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे, भगवान की मूर्तियों के साथ अपने आप को जोड़ रहे थे, उतनी सुंदरता से चीज़ों को बना रहे थे और कुशल थे तभी तो बना पा रहे थे। तो बेटा, अब हम एंड करते हैं इस चैप्टर को। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो।